कैपेसिटर की पिछली क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक में कैपेसिटर प्लेट के बीच में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भर के उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखे थे। किस किस कंडीशन में कैसे कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की क्लास में मेनली हम लोग कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक इसका कंपैरिजन देखेंगे, बाकी पैरामीटर्स की वैल्यू में क्या क्या चेंजेस आएंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग एक टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं, बीच में उसका हेल्प मिलेगा हम लोग को। टॉपिक का नाम है फ्रिंजिंग इफेक्ट। क्या है? फ्रिंजिंग इफेक्ट, या फिर उसका दूसरा नाम होता है एज इफेक्ट। फ्रिंजिंग इफेक्ट और एज इफेक्ट इन कैपेसिटर। होता क्या है ये, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, अगर ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं हमारे पास, अगर ये कैपेसिटर चार्ज है, इस पे लेट से हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जो फील्ड होगी, अभी तक हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, यूनिफॉर्म होगी। बीच में फील्ड हर जगह क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, और एंड पहुंचते पहुंचते एब्रप्टली एंड हो जाएगी। एंड के जस्ट बाद हमारे पास फील्ड की वैल्यू 0 होगी। यहाँ भी एंड के बगल में फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास होता क्या है, जैसे जैसे हम लोग एज की तरफ बढ़ते जाते हैं, जो फील्ड होती है, फील्ड लाइंस, वो हमारे पास थोड़ी सी कर्व होने लगती है, यानी कि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है एज के पास। क्योंकि प्रैक्टिकली एब्रप्टली ये 0 नहीं होगी, तो वहां पर फील्ड क्या हो जाती है, थोड़ी सी कर्व हो जाती है। तो प्रैक्टिकल अगर हम लोग डायग्राम पे आए, तो बीच में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होगी, वो तो यूनिफॉर्म होती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग एज की तरफ जाते जाते हैं, ये हल्का सा टिल्ट होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा? और एज के पास इसका इफेक्ट आपको ज्यादा दिखता है। ये हमारे पास प्रैक्टिकल सिचुएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, अगर हम लोग बात करें तो। समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग बोलते हैं एज इफेक्ट या फिर फ्रिंजिंग इफेक्ट। एज इफेक्ट या फिर फ्रिंजिंग इफेक्ट। इस फील्ड का नाम, इसको फ्रिंजिंग फील्ड भी बोला जाता है। फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। एज के बाहर भी हमारे पास क्या होती है, फील्ड चली जाती है। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। अब हम लोग बात करेंगे इस फ्रिंजिंग फील्ड की वजह से अगर कोई डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट करे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, उसका हम लोग यूज भी काफी बेहतर देखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास अगर कोई कैपेसिटर, कोई डाइलेक्ट्रिक अगर कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट किया जा रहा है, तो जैसे ही हम लोग इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो क्या होने वाला है, ये चार्ज कैपेसिटर है, इसके ऊपर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, इनके ऊपर कैसा चार्ज, ये माइनस चार्ज। कैपेसिटर का, डाइलेक्ट्रिक का जो पोर्शन इसके अंदर आ गया है वो क्या होगा, हमारे पास पोलराइज होगा। पोलराइजेशन की वजह से इधर इस पे कैसे चार्ज आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, इस पे इधर कौन से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये चीज समझ में आ रही है? और हम लोग बात करें फील्ड की, ये तो डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर आया है, फील्ड यहाँ पर कैसी थी, फील्ड में बीच में तो हमारे पास कैसी थी, यूनिफॉर्म। लेकिन जैसे हम लोग एज की तरफ पहुंच रहे थे, ये फील्ड क्या हो रही थी, टिल्ट होना शुरू हो जा रही थी, नॉन यूनिफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। और एज के पास इसका इफेक्ट क्या होगा, हमें ज्यादा दिख रहा था, एज के पास ये इफेक्ट हमें ज्यादा दिखेगा। इस फ्रिंजिंग फील्ड की वजह से होने वाला क्या है, इसको मैं नीचे अगर एक्सप्लेन करके दिखाऊं, ये फील्ड है, इन पे ये कैसा चार्ज आ गया है, डाइलेक्ट्रिक का। डाइलेक्ट्रिक का डायग्राम मैं नीचे बना दे रहा हूं। ये हमारे पास हो गया डाइलेक्ट्रिक, इन पे ये कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे एक्सटर्नल वाली, तो इस निगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट में, इधर लग जाएगा ना। इस पे फोर्स इधर, ये चीज समझ में आ रही है, इस पे फोर्स इधर। ठीक उसी तरह इस पे बात करें, ये चार्ज हमारे पास कैसा, इस पे चार्ज जो डेवलप हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज, तो डाइलेक्ट्रिक का ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे फोर्स किधर लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में। और यहाँ पर जो फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर है, तो यहाँ पर फोर्स इस पे इधर, इस पे बात करें तो फोर्स इधर, यहाँ पर ये डायरेक्शन हो गया, यहाँ पर फोर्स इधर। ये चीज समझ में आ रही है ना? हर जगह डायरेक्शन अलग अलग है। इसके सरफेसेस पे फोर्स की बात करें तो हम लोग, जिस तरह से फोर्स इसके इस वाले सरफेस पे इधर लग रहा है, इस वाले सरफेस पे ऐसे लगेगा। तो ओवरऑल हमारे पास इन सब का रिजल्टेंट, ये फोर्स कैसे लगना शुरू होगा, ये इधर इधर, इस पे फोर्स ये ऐसे ऐसे,
इनके वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और नेट फोर्स जो लगने लगेगा वो इधर लगेगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है? ये तो जो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो फील्ड है हमारे पास, और खासकर ये एज की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स किधर लगाने लगेगी, इस डाइलेक्ट्रिक को ये अंदर खींचना स्टार्ट कर देगी। तो फ्रिंजिंग फील्ड की वजह से अगर हम लोग कोई भी डाइलेक्ट्रिक इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट करना चाहेंगे, तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक का थोड़ा सा पोर्शन इसके अंदर जाएगा, ये फील्ड खुद ही इसको क्या करेगी, अंदर खींचना स्टार्ट कर देती है। अच्छा, जब भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं ना, तो हम लोग का एम क्या रहता है, डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में पूरी तरह से लाके बैठा देना, यही काम होगा ना, इस तरीके से लाके रख देना। तो खुद देखिए, अगर हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक को इसमें थोड़ा सा इंसर्ट करा के छोड़ दिया, तो कैपेसिटर की फील्ड खुद इसको क्या करेगी, अंदर खींचेगी। तो अंदर जाते समय ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और जब इसकी पोजीशन ऐसे आने वाली है, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर आ जाएगा, उस समय इसके पास एक वेलोसिटी आ चुकी रहेगी, और उस वेलोसिटी की वजह से ये फिर क्या होगा, आगे निकल जाएगा। तो अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में लाके रख देना चाहते हैं, तो हमें केवल इसमें इसको इंसर्ट करके छोड़ना नहीं पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ये फील्ड जो अंदर लग रहा है फील्ड की वजह से, एक एक्सटर्नल फोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर की डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है? एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर, एक्सटर्नल फोर्स, ये जो फील्ड का फोर्स लग रहा है ना, ये जो कैपेसिटर के बीच का जो फील्ड है, इसकी वजह से जो अंदर लग रहा है फोर्स, उसके बराबर लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ताकि इस डाइलेक्ट्रिक को धीरे धीरे हम लोग विदाउट काइनेटिक एनर्जी चेंजिंग काइनेटिक धीरे धीरे ले जाएं, और कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में क्या कर दें, इंसर्ट कर दें पूरी तरह से। समझ में आ रहा? तो ये हमारे पास फ्रिंजिंग फील्ड की वजह से हो रहा है। फ्रिंजिंग इफेक्ट सबको समझ में आ रहा? फ्रिंजिंग इफेक्ट या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, एज इफेक्ट। कोई दिक्कत इसमें? अब हम लोग देखने वाले हैं कैपेसिटर का कंपैरिजन विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। इसमें दो केसेस लेंगे। पहला केस, एक कैपेसिटर जो पहले से चार्ज्ड है, और चार्ज करने के बाद बैटरी क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। इस पे चार्ज, इस प्लेट पे क्यू, और इस पे चार्ज प्लेट पे कितना, माइनस क्यू हमारे पास चार्ज है। और अब इसमें इस सिचुएशन के बाद इसमें क्या किया गया है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है। तो इसके जो पैरामीटर्स हैं, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच का कंपैरिजन देखते हैं, उन पे क्या क्या फर्क हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस की बात करें, अगर मैं इसका प्लेट एरिया ए और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना लिख रहा हूं, दोनों के बीच का ये सेपरेशन डी है, तो अभी का कैपेसिटेंस अगर मैं सी लिख रहा हूं पहले वाला, तो ये वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जहां ए इसका क्या हो जाएगा, प्लेट एरिया, डी दोनों प्लेट के बीच का क्या हो गया, सेपरेशन। इंसर्ट करने के बाद बीच में जो हमारे पास अब ये मीडियम आ चुका है, तो हम लोग जो कैपेसिटेंस लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, ये लिखा जाएगा। अब एयर है नहीं इसके बीच में, तो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन ए बाई डी, प्लेट एरिया तो वही है, सेपरेशन भी उतना ही मेंटेन रखा गया है हमारे पास। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लिखेंगे, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इस मीडियम का हमारे पास परमिटिविटी कितना हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यानी कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस हो गया है, वो पहले का कितना टाइम्स हो गया है, पहले सी था, तो अभी क्या हो गया है, इसकी वैल्यू सी डैश लिख रहा हूं, तो ये वैल्यू क्या हो गई है, के सी। यानी कि के टाइम्स क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो कैपेसिटेंस की बात करें तो वो के टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, अगर उसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं पूरे में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होगा तब। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें हमारे पास, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग चार्ज की, पहले और बाद में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद चार्ज पे क्या फर्क पड़ा है। अगर हम लोग चार्ज की बात देखें, तो चार्ज पहले कितना था, चार्ज हमारे पास पहले क्यू था,
बाद में जो चार्ज है उसको मैं क्यू डैश लिख रहा हूं, तो क्यू डैश की वैल्यू भी क्या होगी, क्यू ही रहेगी, बिकॉज इन प्लेट्स का इधर उधर से कोई कनेक्शन है नहीं, कहीं से कोई चार्ज आ नहीं सकता है। तो इनके प्लेट्स पे जो पहले चार्ज था बाद में भी क्या होगा, चार्ज वही रहेगा। तो चार्ज की वैल्यू क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले और बाद में। पहले अगर हम लोग फील्ड की बात करें तो इस पे अगर हमारे पास चार्ज क्यू है, इधर चार्ज माइनस क्यू है, अगर मैं चार्ज डेंसिटी अगर लिख दूं, ये सिग्मा है और ये कितना है, माइनस सिग्मा है, तो पहले इधर जो फील्ड होगी उसकी वैल्यू अगर मैं ई लिख रहा हूं तो ई की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, प्लेट एरिया हमारा ए है तो सिग्मा को क्या लिखेंगे, क्यू बाई ए, ये सिग्मा हो गया, और एप्सिलॉन नॉट, ये जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया गया था तब का फील्ड है हमारे पास। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां भी डाइलेक्ट्रिक होगा तो एक्सटर्नल फील्ड वहां पर क्या हो जाएगी, के टाइम्स कम हो जाएगी, बिकॉज इधर उधर से और कोई चार्ज एक्स्ट्रा आ नहीं रहा है हमारे पास। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले जो भी वैल्यू होगी, अभी के लिए मैं सिग्मा डैश या जो भी टर्म यूज करूं तो चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखे हम लोग, तो ये कितना टाइम्स कम हो जाएगा, ये के टाइम्स कम हो जाएगा, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, समझ में आ रहा। और अगर चार्ज के फॉर्म में लिखें तो ये टर्म कितना हो जाएगा, क्यू बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। तो जो फील्ड हो जाएगी वो क्या होगी, के टाइम्स कम हो जाने वाली है, यानी कि फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, पहले ई था तो अभी क्या होगा, ई बाई के होगा। ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा भी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की हम लोग बात करें तो फील्ड कम हो चुका है। पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, पहले पोटेंशियल डिफरेंस सेपरेशन ये डी था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई, तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई इंटू डी, यही होता है ना, ई डी कॉस थीटा। तो ई डी कॉस जीरो, फील्ड का डायरेक्शन इधर इधर जा ही रहे हैं, ये वाला सेपरेशन डी है, तो ई इंटू डी करेंगे तो ई डी ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और बाद में भी सेपरेशन उतना ही है लेकिन फील्ड की वैल्यू कम हो चुकी है, तो बाद का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं वी डैश लिख रहा हूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू होगी ई डैश इंटू डी, समझ में आ रहा। ई डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पहले का के टाइम्स है हमारे पास, ई बाई के डायरेक्टली लिख सकते हैं, ई बाई के है इंटू डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा। कितना टाइम्स कम हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, पहले जितना था उसका के टाइम्स कम हो जाएगा। पहले अगर भी था ना तो अभी क्या हो जाएगा, भी बाई के हो जाएगा, लिख सकते हैं ना इसको, ई इंटू डी भी है तो इसको क्या लिखेंगे, भी बाई के। बात करते हैं अब हम लोग एनर्जी की। एनर्जी की बात करें, पहले कितनी एनर्जी स्टोर्ड थी, अब कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो चार्ज इन प्लेट्स पे चेंज नहीं हुआ, चार्ज चेंज नहीं हुआ, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हुई है। तो अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी, पहले वाली पोटेंशियल एनर्जी बिना डाइलेक्ट्रिक का अगर मैं यू लिख रहा हूं तो इसकी वैल्यू, अब यहाँ दो फॉर्मूले हैं, एक तो एनर्जी का होता है हाफ सी वी स्क्वायर, और एक होता है फॉर्मूला कौन सा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। हाफ सी वी स्क्वायर से ज्यादा बेहतर है आप किसको यूज कीजिए यहाँ पर, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, बिकॉज हाफ सी स्क्वायर यूज करेंगे तो यहाँ पर क्लियरली देख लीजिए, डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद सी की वैल्यू भी चेंज हो रही है और भी की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो हमारे लिए कंपेरिजन उतना आसान नहीं रहेगा। तो किससे आसान होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी से, बिकॉज क्यू की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो पहले चार्ज क्यू है तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, ये हमारे पास इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी है जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद की एनर्जी क्या लिखेंगे, चार्ज उतना ही है प्लेट्स के ऊपर, इस पे भी चार्ज क्यू और इस पे भी चार्ज कितना, माइनस क्यू, तो कितनी हो जाएगी, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी डैश, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी डैश, कैपेसिटेंस चेंज हो चुका है तो ये टर्म कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी डैश की वैल्यू कितनी, के सी, के टाइम्स बढ़ गया था ना कैपेसिटेंस। तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो के टाइम्स क्या हो गई है, कम हो गई है। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी जो के टाइम्स कम हो गई है, ऐसा हुआ क्यों है, ये अगर हम लोग जानना चाहें तो खुद देखिए, ये डाइलेक्ट्रिक जो इसमें इंसर्ट किया गया है, ये प्लेट्स के बीच में आने के बाद ये डाइलेक्ट्रिक क्या होगी, पोलराइज्ड होगी। डाइलेक्ट्रिक के इधर वाले सरफेस पे कैसा चार्ज, निगेटिव, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज।
तो डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करने में कैपेसिटर की फील्ड काम करेगी, उसी की फील्ड की वजह से ये क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक होगा, यानी कि कैपेसिटर वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अच्छा, ये एनर्जी कम होगी, इसने काम किया तो ये एनर्जी गई कहां पे, ये एनर्जी गई कहां पे? तो हम लोग अगर बात करें, एक तो यहां हमें दिख रहा है, दूसरा हम लोगों ने फ्रिंजिंग फील्ड अभी पढ़ा था, तो ये जब भी डाइलेक्ट्रिक हम लोग इसमें इंसर्ट कर रहे थे तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स किधर, याद है ये जो कैपेसिटर था अभी हम लोग पढ़े थे, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे हम लोग इस पे, कैपेसिटर की फील्ड क्या करेगी, फोर्स अंदर लगाना शुरू करेगी। तो इसको धीरे धीरे ला के अगर यहीं पे रख देना है तो एक्सटर्नल फोर्स हमें किधर लगा के रखना पड़ेगा, पीछे की तरफ, तभी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लाके इसमें रख देते हैं। तो फील्ड तो यहाँ पर कैसा वर्क कर रही है, फील्ड वर्क कर रही है पॉजिटिव, तो फील्ड एनर्जी देगी तो उसकी एनर्जी घटेगी, और जो निगेटिव वर्क करेगा हमारे पास, ये पॉजिटिव वर्क कर रही है, और एक्सटर्नल फील्ड का वर्क कैसा हो जाने वाला है, एक्सटर्नल फोर्स का निगेटिव होगा, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक ऐसे आ रहा है और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये निगेटिव वर्क करेगा तो ये एनर्जी क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, जो भी पॉजिटिव वर्क करता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जो सिस्टम पे निगेटिव वर्क करेगा वो सिस्टम से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो इसकी जितनी एनर्जी हमें कम होती हुई दिख रही है, ये कौन लेके चला जाएगा, ये एक्सटर्नल फोर्स ले लेगा, बिकॉज इस पे ये निगेटिव वर्क कर रहा है। तो हम लोग चाहे तो यहाँ पर वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स भी लिख सकते हैं। यहाँ हीट डेसिपेशन का कोई टर्म आएगा नहीं, बिकॉज चार्ज कहीं पे भी फ्लो हो नहीं रहा है। तो अगर मुझे इस प्रोसेस में वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स पूछा जाए, निकाल सकते हैं क्या, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क होगा निगेटिव, और कितना निगेटिव करेगा, तो उसको एनर्जी मिलेगी, निगेटिव वर्क कर रहा है, और जितनी एनर्जी इसकी कम हुई है डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन के बाद उतनी एनर्जी उसको मिल गई है। तो एनर्जी कम कितनी हुई है, तो शुरू वाली एनर्जी ज्यादा थी, बाद वाली एनर्जी क्या है, कम है। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, इतना तो कम हुआ है, ये समझ में आ रहा है, इतनी एनर्जी कम हुई है, तो ये एनर्जी मिल जाएगी एक्सटर्नल फोर्स को। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना लिखेंगे, इतना वो निगेटिव वर्क करेगा, समझ में आ रहा? तो ये हमारे पास हो जाएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए, इसका सेकेंड केस है, अगर कैपेसिटर पहले ही से बैटरी से कनेक्टेड है और फिर उसके बीच में क्या किया जाए, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाए, तो बाकी पैरामीटर्स पे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है उसको देख लेते हैं एक करके हम लोग। हमने ये ले लिया जब कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक के बिना है, और ये वाला केस है बैटरी कनेक्टेड है और कैपेसिटर को इसमें भर दिया, डाइलेक्ट्रिक को इसमें भर दिया गया है, तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो हम लोग पहली बात करेंगे कैपेसिटेंस की। सबसे पहले कैपेसिटेंस पहले कितना होगा इसका, अगर मैं प्लेट एरिया ए ले रहा हूं और इसके बीच का सेपरेशन डी, तो पहले के कैपेसिटेंस को अगर मैं सी लिख रहा हूं तो ये वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भरने के बाद हमारे पास डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद जो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा उसको क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन ए बाई डी, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है तो वही हो गया के इंटू ए बाई डी। तो जो कैपेसिटेंस है वो शुरू से कितना टाइम्स हो जाएगा, वो सी टाइम्स, बिल्कुल पहले वाले केस की तरह, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज यूज से तो मतलब होता नहीं है कैपेसिटेंस को, डायमेंशन और बीच के मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर प्लेट के क्रॉस, तो यहाँ पर देखिए ये बैटरी से कनेक्टेड है, यहाँ पर इस पे आपको ध्यान देना होगा, बैटरी से कनेक्टेड है, और बैटरी की खासियत क्या है, ये जिन दो पॉइंट्स के क्रॉस लगा रहेगा उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा, कम होगा तो भी उसको उतने ही पे पहुंचा देगा वो। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा इस पे, दोनों एंड के क्रॉस का भी रहेगा, समझ में आ रहा? डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद की बात भी करेंगे हम लोग, तो भी इसके दोनों एंड, अभी भी ये बैटरी कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो पिछले वाले केस की अगर बात करें तो पोटेंशियल यहाँ पर दोनों एक क्रॉस कम होना चाहेगा, जैसे ही कम होगा ये बैटरी क्या करेगी, चार्ज सप्लाई करके फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देगी। तो दोनों प्लेट्स के क्रॉस का पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, वी ही रहने वाला है इस केस में, बिकॉज इस केस में ये बैटरी से कनेक्टेड है। तो वी डैश की वैल्यू भी क्या होगी, वी ही होगी हमारे पास।
तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस में कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा। बात करें अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ा है, यहाँ बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले का अगर मैं ई मान रहा हूं, कितना ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे कैसे, दोनों प्लेट के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई सेपरेशन, क्या लिखा जाएगा, ये भी बाई डी। क्लियरली देखिए यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद दोनों के बीच की फील्ड को अगर मैं ई डैश लिख रहा हूं, अभी भी दोनों प्लेट्स के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी होगा, और सेपरेशन कितना है, अभी भी डी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वी बाई डी, यानी ई डैश की वैल्यू भी ई के बराबर ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन होता है कि एयर में फील्ड हमारे पास ई लिखी गई, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद भी हमारे पास उतनी ही लिखी गई, ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअल में ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर जो भी फील्ड रही है वो के टाइम्स कम हुई है, लेकिन अभी जो एक्सटर्नल फील्ड है इन दोनों प्लेट्स के क्रॉस, ये पहले के बराबर नहीं है, ये भी आपको पता चल जाएगा चार्ज से। अभी अगर हम लोग बात करें इस पे चार्ज कितना है, इसका कैपेसिटेंस अगर सी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो इस प्लेट पे चार्ज कितना, सी भी, इस वाले प्लेट चार्ज कितना, माइनस सी भी। तो चार्ज की बात करें हमारे पास, तो अभी इसका कैपेसिटेंस क्या हो चुका है, सी डैश, जिसकी वैल्यू के इंटू सी, तो इन दोनों के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वी, तो इस प्लेट पे चार्ज कितना हो गया है, के सी भी। समझ में आ रहा है क्या, कैपेसिटेंस सी है, कैपेसिटेंस के सी हो गया है और पोटेंशियल डिफरेंस वी, तो इस प्लेट पे चार्ज के सी भी और इस पे चार्ज कितना, माइनस के सी भी। तो क्लियरली आप देख लीजिए चार्ज की वैल्यू प्लेट्स पे क्या हुई है, बढ़ी है, जितनी बड़ी है वो जो फील्ड आया है ना वो के टाइम्स रिड्यूस हुआ है, और वो वैल्यू मिलके कितनी, ई के बराबर है। समझ में आ रहा है ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग चार्ज की, चार्ज का तो दिख ही रहा है, चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज के टाइम्स बढ़ गया है। पहले चार्ज प्लेट पे कितना था, पहले चार्ज इस पे अगर मैं लिख रहा हूं क्यू है, चार्ज को भी लिख लेते हैं, वैसे हम लोगों ने तो पढ़ ही लिया, चार्ज पहले अगर कितना है क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी, सी भी, बाद में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद चार्ज अगर मैं क्यू डैश बोल रहा हूं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी डैश इंटू भी, पोटेंशियल डिफरेंस वही है, यानी कि के सी इंटू भी। तो हमारे पास चार्ज कितना टाइम्स बढ़ गया है, के टाइम्स क्यू, पहले जितना था उसका के टाइम्स क्या हो जाएगा, चार्ज बढ़ गया है। बात करें अगर हम लोग एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो पहले कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, अच्छा इस बार कौन सा फॉर्मूला लगाना सही रहेगा, हाफ सी वी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, क्योंकि इस बार देखिए सी चेंज हो रहा है, भी चेंज नहीं हो रहा है, क्यू की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इस बार क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी लगाएंगे तो हमारे लिए कंपैरिजन उतना आसान नहीं रहेगा, बेहतर क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर लगाएं, बिकॉज पहले और बाद में दोनों केस में भी सेम है, केवल सी में डिफरेंस होगा, तो कंपैरिजन हमारे लिए आसान हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी पहले वाली अगर मैं यू लिख रहा हूं, ये वैल्यू कितनी, हाफ सी वी स्क्वायर, बाद में भी पोटेंशियल डिफरेंस वही है, एनर्जी कितनी हो जाएगी, यू डैश अगर मैं लिखूं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ सी डैश इंटू वी स्क्वायर, बड़ी सी डैश के सी, ये वैल्यू के सी इंटू वी स्क्वायर। तो इनिशियली जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी उसका कितना टाइम्स हो गया है, ये उसका ये के टाइम्स हो गया है, के टाइम्स यू, तो पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स बढ़ गई है। पिछले वाले केस में क्या हुआ था, के टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी घट गई है, यहाँ बढ़ क्यों गई एनर्जी हमारे पास, इसकी अगर बात करें तो ये जो बैटरी है, बैटरी ने इस पे चार्ज भेजा है, पहले चार्ज देखिए इस पे क्यू था, क्यू इक्वल टू सी भी था, अभी चार्ज क्या हो गया है, के सी भी, चार्ज की वैल्यू बढ़ी है, मतलब बैटरी ने इस पे इधर से चार्ज लाके दिया है, यानी कि बैटरी ने वर्क किया है, बैटरी ने जो एनर्जी दी है उसकी वजह से इसकी एनर्जी क्या हुई, बढ़ी। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सटर्नल फोर्स के वर्कडन की, एक्सटर्नल फोर्स का यहाँ पर वर्कडन क्या होगा, बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, बैटरी का वर्कडन कितना हुआ, इन चीजों को भी देख लेते हैं। तो इस प्रोसेस में चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी अगर हम लोग को निकालना होगा, निकाल सकते हैं क्या, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी कितना होगा, पहले इस पे चार्ज कितना, सीवी, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद इस पे चार्ज कितना हो गया, के सीवी, तो इस पे क्या चार्ज आया है, बैटरी ने इधर से चार्ज भेजा है, कितना चार्ज भेजा है,
तो पहले बाद में हो गया है के सी भी, पहले था इस पे चार्ज कितना सी भी। इधर से तो कोई चार्ज आएगा नहीं, जो भी चार्ज इस प्लेट पे आएगा वो इधर से ही आएगा। तो बैटरी इधर से चार्ज पुल करके इस पे लेके आई है। तो बैटरी से होके कितना चार्ज गया है तो कैसे निकाल सकते हैं, ये टर्म कितना, बाद का चार्ज इस प्लेट का माइनस पहले का चार्ज। समझ में आ रहा, सी भी कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा के माइनस 1 इंटू सी भी। इतना चार्ज पॉजिटिव चार्ज बैटरी से होके इधर से इधर क्या हुआ है, फ्लो हुआ है। तो ये डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, ये कितना हो जाएगा के माइनस 1 इंटू सी भी। अच्छा, वर्क डन बाई बैटरी निकालें तो कितना आने वाला है इस केस में, वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी इन दिस प्रोसेस, वर्क डन बाई बैटरी अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ये टर्म कितना होगा, कितना चार्ज बैटरी से होके फ्लो किया इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यही तरीका होता है ना। तो डेल्टा क्यू चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और ये वर्क डन पॉजिटिव होगा बिकॉज पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ गया है। तो बैटरी ने कैसा वर्क किया, पॉजिटिव वर्क किया, क्योंकि चार्ज की एनर्जी बढ़ी है, बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की है, कैसा वर्क किया है, पॉजिटिव वर्क। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा क्यू की वैल्यू के माइनस 1 इंटू सी भी इंटू भी, तो ये कितना हो गया के माइनस 1 इंटू सी भी स्क्वायर। तो इतनी एनर्जी बैटरी ने दी है। अब हम लोग देखने वाले हैं बैटरी ने जो ये एनर्जी दी है, ये एनर्जी कहां कहां गई है, ये एनर्जी कहां कहां गई। ये हमारे पास क्या है, वर्क डन बाई बैटरी, इसको मैं यहां पर लिखे रख दे रहा हूं, ये वर्क डन बाई बैटरी। इसमें देखिए कितनी एनर्जी बैटरी ने, इतनी जो एनर्जी दी तो उसका कितना हिस्सा कैपेसिटर को मिला, मतलब कैपेसिटर की कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, इसकी बात करें हम लोग तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, इसकी बात करें तो फाइनल वाला इस केस में ज्यादा है तो क्या लिखेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये कितना हो जाएगा, बाद की बात करें हमारे पास तो बाद वाला है हाफ के सी वी स्क्वायर, और इनिशियल वाला कितना, हाफ सी वी स्क्वायर, यही वैल्यू है ना। इसमें से हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन कर लें तो क्या बच जाएगा, के माइनस 1 हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर इसको अच्छे से लिखिए तो ये है सी वी स्क्वायर बाई 2, हाफ का टर्म मैं पहले लगा दे रहा हूं। तो इधर देखिए बैटरी ने इतनी एनर्जी दी और इस एनर्जी का ये देखिए आधा है क्या, के माइनस 1 इंटू सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो बैटरी ने जितनी एनर्जी दी उसकी आधी एनर्जी कैपेसिटर ने ले ली, पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ गई, आधी कहां गई। यहां पर अब दो चीज का कंफ्यूजन होता है, एक जो शुरू से पढ़ते आए हैं कि बैटरी से होके चार्ज गया है तो आधी हीट में लॉस हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इस प्रोसेस में जो डाइलेक्ट्रिक का इंसर्शन है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, इसमें हीट लॉस नहीं होगा, इसको अभी हम लोग डिटेल्ड में देखेंगे, ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक रहता है बहुत स्टूडेंट के लिए। तो इसमें अब हीट में नहीं जाएगा तो कहां पर जाएगा, तो इधर देखिए इस प्रोसेस में जब डाइलेक्ट्रिक को इसमें इंसर्ट किया गया था तो एक्सटर्नल फोर्स, किधर फोर्स लगाया होगा, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। इधर देखिए हम लोगों ने पढ़ा था फ्रिंजिंग फील्ड की वजह से जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को इसमें इंसर्ट करना शुरू कर रहे होंगे हम लोग, जैसे ही इसका कैपेसिटेंस थोड़ा सा जैसे बढ़ेगा क्या होने वाला है, ये इसके अंदर आने वाला है, तो इसको कैपेसिटर की फील्ड खुद क्या करेगी, फोर्स लगाना शुरू कर देगी इस डाइलेक्ट्रिक को नीचे की तरफ। तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स उधर ऊपर की तरफ, ताकि इस डाइलेक्ट्रिक को धीरे धीरे हम लोग क्या कर दें, इस कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में लाके रख पाए। समझ में आ रहा। तो इस प्रोसेस में एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कैसा है, निगेटिव है। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं पूछूं तो कितना है इस केस में, निगेटिव है। जो निगेटिव काम करेगा वो एनर्जी क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, उसको एनर्जी मिलेगी। जो पॉजिटिव काम करेगा वो एनर्जी देगा, जो निगेटिव काम करेगा वो एनर्जी ले लेगा। तो बैटरी ने इतनी एनर्जी दी, इसकी आधा एनर्जी किसको मिल गई, कैपेसिटर को मिल गई, हाफ के माइनस 1 इंटू सी वी स्क्वायर। बाकी जो आधा बच गया वो ये एक्सटर्नल फोर्स खींच लेगा। समझ में आ रहा। तो एक्सटर्नल फोर्स को एनर्जी कितनी मिली अगर ये पूछा जाए तो बोलेंगे हम लोग हाफ के माइनस 1 सी वी स्क्वायर जो बच गई है। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क कैसा किया है, तो उतनी एनर्जी खींचने के लिए एक्सटर्नल फोर्स ने निगेटिव वर्क किया है। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कैसा, निगेटिव ऑफ हाफ
CV स्क्वायर इंटू के माइनस वन, हाफ के माइनस वन इंटू CV स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रही है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो एनर्जी थी एक्सटर्नल को कैसे मिल गई, हीट लॉस में हम लोगों ने क्यों नहीं इसमें कंसिडर किया, उसकी बात कर लेते हैं। ये भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो सबसे जरूरी है हम लोग को ये समझना कि कब कब हम लोग कैपेसिटर प्लेट पे जब चार्ज आता है तो कब हम लोग मानेंगे कि हीट लॉस होगा और कब हम लोग मानेंगे कि हीट लॉस नहीं होगा। दोनों को अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए ये कैपेसिटर है, शुरू वाले केस की बात कर रहे हैं हम लोग, जब कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ रहे थे। ये कैपेसिटर है अनचार्ज्ड है, कैपेसिटर है अनचार्ज्ड है। इस कैपेसिटर को अगर हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट करने वाले हैं, इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करने वाले हैं, इनिशियली ये कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, तो इन दोनों प्लेट के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? Q बाई सी। इसका कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल डिफरेंस अभी नहीं होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं 0 ले रहा हूं तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा? 0 होगा। अब ये जो स्विच है, इस स्विच को t इक्वल टू 0 पे सडनली क्लोज किया जा रहा है। इधर देखिए, जैसे ही क्लोज करेंगे, जस्ट क्लोज करने के बाद की सिचुएशन देखिएगा। यहां का पोटेंशियल, ये बैटरी हमारे पास है, ये वाला अगर मैं 0 पे मान रहा हूं तो ये कितने पे होगा? V वोल्ट पे होगा, बिकॉज दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V होगा। अब ये जो वायर्स है, इनका जो रेसिस्टेंस होता था वायर का, वही क्या करती थी? हीट लॉस का। हीट लॉस के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है? रेसिस्टेंस। अगर इस वायर का रेसिस्टेंस मैं R मान रहा हूं और उस रेसिस्टेंस को, इसका प्रैक्टिकल डायग्राम बनाते समय उस रेसिस्टेंस को प्रैक्टिकली मैं यहां पर शो करूं समझने के लिए, बाद में इसको हटा लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया, ये वाले एंड का अभी पोटेंशियल कितना था? 0। यहाँ का ये पोटेंशियल कितना? V। सर्किट कंप्लीट हुई है। इधर देखिए, रेसिस्टेंस का एक एंड 0 पोटेंशियल पे, एक एंड V पोटेंशियल पे, तो एक बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस सडनली रेसिस्टेंस के क्रॉस आ गया। तो जो करंट अभी फ्लो होगी, इस करंट का अमाउंट क्या काफी ज्यादा होगा? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, ये वैल्यू अच्छी खासी आएगी। ये चीज समझ में आ रहा? और ये करंट फ्लो होगी तो ये रेसिस्टेंस हीट में लॉस करेगा। जूल्स हीटिंग इफेक्ट से हम लोग जानते हैं, किसी भी उससे हीट करंट फ्लो होगी तो वो क्या करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। ये तो समझ में आ रहा। तो ये जो स्विचिंग वाला प्रॉब्लम था, तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर रहे थे कि इस केस में चार्ज इधर से इधर जाएगा, कैपेसिटर पे फाइनली चार्ज आ जाएगा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा? फाइनली V हो जाएगा। ये V और ये 0, कैपेसिटेंस C। तो फाइनली इस पे चार्ज कितना? CV। इस पे चार्ज कितना? माइनस CV। तो इसकी एनर्जी अब कितनी हो जाएगी? हाफ CV स्क्वायर। बैटरी ने कितनी एनर्जी दी? तो इस पे पहले चार्ज 0 था, अब चार्ज CV पहुंचा है, तो इधर से होके कितना चार्ज गया है? बैटरी से होके CV चार्ज गया है। ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं। तो वर्क डन बाय बैटरी, इस केस में वर्क डन बाय बैटरी CV इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, CV स्क्वायर। तो आधी एनर्जी क्या हो गई? हीट के फॉर्म में लॉस हो गई। समझ में आ रहा? तो हीट वाला तो हमें हिसाब किताब यहां समझ में आ रहा। अब सेकेंड केस ढंग से देखना है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास बैटरी बोल रहा हूं मैं, कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है, कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है पहले से, और इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं। यहीं पे कंफ्यूजन था हम लोग को, इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या सिचुएशन होने वाली है? इधर देखिए इसको, जैसे ही इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने की कोशिश की जाएगी, उसके पहले का सिनेरियो समझ लेते हैं। इन दोनों प्लेट्स के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर? V के बराबर। यहाँ का अगर बोल रहा हूं कि ये वाला एंड 0 पोटेंशियल पे है, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 और यहाँ का पोटेंशियल कितना? V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V होगा हमारे पास। जैसे ही इसमें डाइलेक्ट्रिक हम लोग क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे, क्या इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी? थोड़ा सा जैसे ही इसमें अंदर लाना शुरू करेंगे, ये डाइलेक्ट्रिक था हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर आएगा तो इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी। कैपेसिटेंस चेंज होगी तो पहले इस पे चार्ज कितना था? इधर CV और इधर कितना? माइनस CV। जैसे ही आएगा कैपेसिटेंस की वैल्यू, तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के क्रॉस का देखूं, इसका एक्शन बाद में देखेंगे, तो कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 इक्वल टू Q बाई C। यही होता है ना, Q बाई C। Q की वैल्यू CV है शुरू में और नीचे C।
अब जैसे ही ये इसके अंदर आएगा सी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्या सी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो ये रेशियो कम हो जाने वाला है। क्या पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो ये डाइलेक्ट्रिक जैसे इसके अंदर आएगा इसके पोटेंशियल को कम करेगा, लेकिन बैटरी ये काम करने देना नहीं चाहेगी। बैटरी क्या करेगी, तुरंत चार्ज सप्लाई करके वापस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी। अब देखते हैं इसमें हीट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। इस केस में भी बैटरी चार्ज सप्लाई करने वाली है, ये समझ में आ रहा। अब देखिए, अभी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के पहले यहाँ का पोटेंशियल भी, यहाँ का पोटेंशियल भी कितना भी, अगर इस कनेक्टिंग वायर्स का रेसिस्टेंस में आर कंसीडर कर रहा हूं तो इधर देखिए, यहाँ का पोटेंशियल भी, यहाँ का पोटेंशियल भी, ये रेसिस्टेंस आर, डाइलेक्ट्रिक करेक्ट करने के पहले का सिचुएशन। डाइलेक्ट्रिक आया, सी की वैल्यू बढ़ी, पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कम हुआ, तो अब ये थोड़ा सा, ज्यादा कम नहीं हुआ, मैं उसको बिल्कुल थोड़े थोड़े धीरे धीरे डाइलेक्ट्रिक को क्या कर रहे हैं हम लोग, अंदर लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा पोटेंशियल कम हुआ, हल्का सा, तो यहाँ ज्यादा है तो ये चार्ज सप्लाई करेगा। अब देखते हैं करंट की वैल्यू इस केस में क्या होगी। यहाँ का पोटेंशियल थोड़ा सा कम हुआ, V माइनस डी लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा कम हुआ, और ये नीचे वाला कितना, ये वाला भी पोटेंशियल पे। तो ये जो हमारे पास करंट आने वाली है, क्या ये नेग्लिजिबली स्मॉल होगी। इस केस में ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको क्या बोलते थे, टेंस टू जीरो हो सकता है ना, बिकॉज ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही कम है। फिर डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा सा अंदर लेके आएंगे, फिर हल्का सा दोनों के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, जैसे कम होगा ये बैटरी वापस से चार्ज सप्लाई करके उसको मेंटेन करना चाहेगी, फिर थोड़ा सा चार्ज सप्लाई होगा। लेकिन चार्ज सप्लाई के केस में जो करंट हमारे पास आ रही है उसकी वैल्यू क्या होगी, टेंस टू जीरो। यहां पर जो करंट को ड्राइव करने वाला पोटेंशियल डिफरेंस था वो काफी बड़ा था। यहाँ जो इस करंट को ड्राइव करने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों एंड का, ये क्या है, बहुत कम है, बहुत छोटा है, इसीलिए इस करंट की वैल्यू नेग्लिजिबली स्मॉल होने वाली है। तो इस केस में जो हीट लॉस होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो हीट लॉस इस केस में क्या होने वाला है, हीट लॉस नेग्लिजिबल होगा। समझ में आ रहा है, बहुत कम होगा। इसीलिए ड्यूरिंग डायरेक्टली अगर बैटरी कनेक्टेड है कैपेसिटर के क्रॉस और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, इस केस में भी चार्ज जाता है कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर, लेकिन इस केस में हम लोग हीट लॉस को नेग्लिजिबल मानते हैं। जबकि स्विचिंग वाले केस में हमारे पास क्या हो रहा था, अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है तो आधा एनर्जी क्या हो रही थी, हीट के फॉर्म में लॉस हो जा रही थी। ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है ना, हीट लॉस का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। वर्क डन, हीट लॉस, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन। इस पे अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा। हमारे पास एक कैपेसिटर दिया हुआ है 5 माइक्रोफैरेड का, जो कि 20 वोल्ट की बैटरी से क्या है, कनेक्टेड है। बैटरी कनेक्टेड है और इसमें हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें जो जितना इसके बीच का हमारे पास वॉल्यूम है पूरे में, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के इक्वल टू 3 दिया हुआ है हमारे पास। तो इस प्रोसेस में हमें बताना है वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना वर्क डन किया, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या होगा, हीट लॉस क्या होगा। ये भी हम लोगों ने देखा भी था। डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन के केस में तीसरा आंसर तो ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन जो है हमारे पास क्या है, ये काफी स्लो प्रोसेस है। आगे और भी हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, मतलब हमेशा जब भी डाइलेक्ट्रिक को हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं तो जो नीचे फोर्स कैपेसिटर लगा रही है, कैपेसिटर की फील्ड, और ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि नेट फोर्स हमेशा डाइलेक्ट्रिक पे कितना होगा, 0 होगा। डाइलेक्ट्रिक हमेशा इक्विलिब्रियम में रहने वाली है। तो डाइलेक्ट्रिक को जब हम लोग इंसर्ट करेंगे तो इस प्रोसेस में वर्क डन बाय बैटरी क्या होगी, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बैटरी ने कितना वर्क डन किया, इसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा बैटरी से होके कितना चार्ज सप्लाई हुआ। तो कनेक्ट करने के पहले इस पे चार्ज कितना था, पहले चार्ज कितना है, पहले वाला लिख लेते हैं। पहले ये कैपेसिटर है 20 वोल्ट की बैटरी से क्या है, कनेक्टेड है, ये प्लस ये माइनस, इसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड। तो इस पे चार्ज कितना, C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना चार्ज हो जाएगा, 5 इंटू 20, यानी कि 100 माइक्रोकुलम, और इधर कितना, -100 माइक्रोकुलम। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद की सिचुएशन अगर हम लोग बात करें, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट इसमें कर दिया गया है तो इसका कैपेसिटेंस तो बढ़ गया है। कैपेसिटेंस अब कितना हो गया है, अब इसके C की बात करें तो ये चेंज हो गया है K इंटू सी। K की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 15 माइक्रोफैरेड। पहले कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड था, अब कितना हो गया, 15 माइक्रोफैरेड। और अभी भी ये 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है,
तो अभी फाइनली इस पे चार्ज कितना आ जाएगा इसके प्लेट पे, C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 15 इंटू 20, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगा ना, 300 माइक्रोकुलम। इधर कितना -300 माइक्रोकुलम। ये चीज समझ में आ रही है। अब देखिए इस वाले प्लेट पे पहले चार्ज था 100 माइक्रोकुलम, इस प्लेट पे चार्ज अब कितना हो गया है 300 माइक्रोकुलम। चार्ज इधर से आ नहीं सकता है बिकॉज इस प्लेट से इनका आपस में कोई कनेक्शन है नहीं, इधर से कोई चार्ज आएगा नहीं फिजिकली, तो जो भी चार्ज होगा वो इधर से ही आया है बैटरी के होते हुए। तो इसमें पहले चार्ज 100 कुलम था, अब 300 है, तो इधर से कितना चार्ज आया है 200 माइक्रोकुलम चार्ज आया है। यानी कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद बैटरी ने इस वाले प्लेट से 200 कुलम चार्ज पुल किया है माइक्रोकुलम और इधर लाके रख दिया है। तो बैटरी से टोटल चार्ज जो फ्लो हुआ वो कितना हुआ 200 माइक्रोकुलम। तो वर्क डन बाई बैटरी कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई बैटरी, और पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो बैटरी ने कैसा वर्क डन किया, पॉजिटिव वर्क डन किया, बिकॉज चार्ज की एनर्जी बढ़ रही है यानी कि बैटरी ने एनर्जी दी है, तो इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा। वैल्यू कितनी डेल्टा क्यू इंटू वी, डेल्टा क्यू कितना 200 माइक्रोकुलम, माइक्रो में लास्ट में ऐड कर दूंगा, और पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना 20, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 माइक्रोकुलम। इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 200, ये हो गया 40 और इस पे 2 जीरो बैठा दीजिए 4000 माइक्रो जूल। इतना वर्क किसने किया, इतना वर्क किया बैटरी ने। अब देखते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है, तो बैटरी ने जितनी एनर्जी दी आप देखिए कैपेसिटर को कितनी मिली, और जो बच गई है वो किसको मिली है, एक्सटर्नल फोर्स को मिली है, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स प्रोसेस में कैसा वर्क करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा। अभी अभी हम लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट में देखा ही था। तो सबसे पहले निकाल दीजिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितना हुआ, तो ये कैसे निकल जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये निकलेगा ना चेंज का। फाइनली कितना हो गया है, फाइनली बात करेंगे तो हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, फाइनली सी की वैल्यू कितनी 15 इंटू वी स्क्वायर 20 स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी बात करेंगे तो हाफ सी वी स्क्वायर, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी 5 इंटू 20 स्क्वायर। समझ में आ रहा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाने वाली है 20 स्क्वायर, तो चाहो तो वैसे भी कॉमन ले सकते हो, या फिर ये 400 होगा 2 से डिवाइड कीजिए 200 होगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, ये हो जाएगा 3000, और ये वैल्यू इसकी बात करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, 400 है तो डिवाइड करेंगे तो इसमें ये आ जाएगा हमारे पास 1000, तो वैल्यू कितनी आ गई 1000 माइक्रो जूल। तो जो कैपेसिटर की एनर्जी में चेंज आया वो कितना आया, सॉरी ये 2000 होगा ना, 1000 2000 माइक्रोजूल। तो बैटरी ने 4000 माइक्रोजूल एनर्जी दी, इसमें से 2000 माइक्रोजूल एनर्जी कैपेसिटर ने ले ली, और बाकी जो 2000 बटा वो किसको मिला है, एक्सटर्नल फोर्स को। पिछले केस में हम लोगों ने देखा भी था, जितना इसने दिया उसका आधा किसको मिला, सिंपली वही थ्योरेटिकल वाला ही केस था ये, तो आधा बैटरी कैपेसिटर को मिल गया और आधा एक्सटर्नल फोर्स ले जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कैसा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, जितनी एनर्जी मिली उतना उसने नेगेटिव वर्क किया है लेने के लिए, तो कितना उसका वर्क डन -2000 माइक्रोजूल। ये चीज समझ में आ रही है, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। हीट लॉस की बात करेंगे तो ये जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन का केस है, ये इस प्रोसेस में हीट लॉस क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, इसको बिल्कुल धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और उस प्रोसेस में जो बैटरी चार्ज सप्लाई करती है कैपेसिटर पे, तो उस केस में जो करंट इसमें फ्लो होता है उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, इसीलिए हम लोग हीट लॉस कंसीडर नहीं करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको, चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे।